नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूनिट 9 बिहेवियर साइकोलॉजी का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर के पर्सनालिटी क्या है और बिहेवियर क्या है, उसकी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी और बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ दीज थ्योरीज के इसके रिलेवेंस जो थ्योरीज है उनको डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ पर्सनालिटी, और हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनालिटी को हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द वेरियस वे ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी, कि कौन कौन से ऐसे वेरियस वे होते हैं जिनके थ्रू हम असेस कर सकते हैं पर्सनालिटी को। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी रिफर्स टू द रिलेटिवली इंड्यूरिंग करेक्टर दैट डिफरेंशिएट वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन। ये एक ऐसा करेक्टर है जो सब में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये एक रिलेटिव इंड्यूरिंग करेक्टर होता है जो सब में डिफरेंट होता है, क्योंकि सबका एटीट्यूड, ये सब चीज़ें अलग होती है। ठीक है, and that lead people act in the constant and predictable manners, both different situations our extended period of time के कुछ ऐसे बड़े टाइम की वजह से, क्योंकि हमारा जो प्रिडिक्शंस मैनर्स होता है वो डिफरेंट बन जाता है दोनों लोगों से, या फिर सबकी पर्सनालिटी अलग होती है। क्यों अलग होती है? वो डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट मैनर्स, या फिर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ऐसे टाइम में वो होते हैं ना, जिन हम कहते हैं ना एनवायरनमेंट इफेक्ट करती है, तो उस हिसाब से वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। तो एक ह्यूमन की दूसरे ह्यूमन से पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज इंडोरिंग लास्टिंग पैटर्न ऑफ द बिहेवियर एंड थॉट क्रॉस टाइम एंड सिचुएशंस। ये क्या करता है कि टाइम और सिचुएशन के हिसाब से क्या है कि पर्सनालिटी आपकी चेंज होती रहती है, क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे टाइम्स या फिर ऐसे इन्वायरमेंट के थ्रू आपके जो पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो पर्सनालिटी वो है जो आपकी चेंज होती रहती है। ठीक है, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक, अगर उसके बाद हम बात करते हैं फोर मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सनालिटी, तो उसमें फोर मेजर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है साइको एनालिटिक, और उसके अलावा साइको एनालिटिक अनकॉन्शियस मोटिवेशंस। जो आपकी अनकॉन्शियस मोटिवेशंस होती है उनको हम साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव कहते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी में बहुत हेल्प करता है। और उसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेड्स, जो आपकी ट्रेड्स हैं, स्पेसिफिक डिमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। ये एक स्पेसिफिक डायमेंशन होती है पर्सनालिटी की, और होमिस्टिक, जिसमें माइनर जो भी आपके इनर कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, कि आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, आप में कैपेसिटी एबिलिटी कितनी होती है। तो ये भी एक क्या है कि पर्सनालिटी का पर्सपेक्टिव है। और उसके अलावा सोशल कॉग्निटिव, जो सोशल कॉग्निटिव है वो आपका इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट से। आपकी सोशल और कॉग्निटिव इन्फ्लुएंस होता है, आप लोगों के साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो, आपकी सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है, आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस
प्रोसेसिंग बढ़ती है, और उसके अलावा आप सोचते हो कि लोग किस तरीके से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये 4 मेजर पर्सपेक्टिव्स होते हैं पर्सनालिटी ट्रेड्स के, जिसके थ्रू आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है। एक फर्स्ट एनालिटिक, जिसमें क्या है कि आपका अनकॉन्शियस मोटिवेशंस होती है, आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो मोटिवेट होता है किसी भी चीज़ों के लिए। और उसके अलावा ट्रेड्स, और उसके अलावा होमिस्टिक, उसके अलावा सोशल्स, क्या है कि कॉग्निशंस, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। उसके बाद बात करते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में, जिसने थ्योरीज में दी थी कि पर्सनालिटी को आप किस तरीके से चेंज करते हैं, पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप होती है। तो सबसे पहले तो जो थ्योरी थी वो सिगमेंट फ्रॉइड ने दी थी 1856 टू 1939 तक। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिनमें उन्होंने बताया था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलप ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सिगमेंट फ्रॉइड एंड हैज सक्सेस्ड फॉर द साइकोएनालिटिक। कि उन्होंने जो साइकोएनालिटिक थ्योरी में जो बताया था कि किस तरीके से आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है उसकी स्ट्रक्चर को बताया था। अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिक्स, बिहेवियर काज द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। जो आपका बिहेवियर है वो एक पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, वो काज करता है एक पार्ट ऑफ पर्सनालिटी which found in the unconscious and which we are unaware। जो अनकॉन्शियस होता है और अनअवेयर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने बात की थी कि अनअवेयर हो आप उस चीज से, और आपको उस चीज के बारे में अनअवेयर हो, अनकॉन्शियस हो, पर आपके जो बिहेवियर है या फिर आपका डेली लाइफ की जो बिहेव है ना, वो क्या करती है, फिक्स हो जाती है आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में। वहां पे क्या है, आप उन चीज़ों से अनअवेयर होता है, पर वो आपको आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता है, आपको उसकी पर्सनैलिटी मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें ऐड हो जाती है, पर आपको पता नहीं होता है। दे फेरॉइड 3 लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, फर्स्ट कॉन्शियस माइंड एंड प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ये डिफरेंट माइंड की फॉर्म्स होती है, जिसमें अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड क्या है, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्शियस जिसको हमारी पास्ट मेमोरी होती है वो प्री कॉन्शियस माइंड होता है। उसके अलावा जो हमने इमेजिन भी ना किया हो, जो अनकॉन्शियस मीन्स कि हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, पर हमारे कुछ ऐसे एक्ट भी है जो हमारी स्लो स्लो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हम कुछ ऐसे एक्ट बिहेव या फिर थॉट्स करते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो रही होती है, और वो हमारी पर्सनालिटी को इनहेंस करती है, डेवलप करती है। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि आप अगर अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो वो स्लो स्लो आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड का फॉर्म होता है, वर्क होता है, ठीक है। तो ये सिगमेंट फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में दिया था कि आप अनकॉन्शियस माइंड आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप करता है। तो उन्होंने 1856 टू 1939 तक दिया था, ये सारी थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसमें फेरॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, जिसमें फर्स्ट में कॉन्शियस माइंड है, जिसमें माइंड थिंक वी आर फोकसिंग ऑन। हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, हमारा माइंड उसी को ही सोचता है, तो ये हो गया कॉन्शियस माइंड। और उसके अलावा प्री कॉन्शियस माइंड में आ जाता है द माइंड थिंक आर नॉट करंटली अवेयर बट दे विच इज गुड फोकस ऑन। कि कुछ करंटली अवेयर नहीं होता है उस चीज़ को लेके, फिर भी उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे,
प्री कॉन्शियस माइंड। और उसके अलावा अनकॉन्शियस माइंड वो जो माइंड दैट विच वी आर नॉट अवेयर, हम उस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं, बट हमारी चीज़ वो हमारे पर्सनालिटी में, हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है। ठीक है, उसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड का वर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये 3 डिफरेंट माइंड की स्टेट्स आ गई हैं जो फ्रॉइड ने बताई थी कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, कॉन्शियस माइंड करता है, प्री कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइको एनालिसिस फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें हम बात करते हैं फ्रॉइड थ्योरी सजेस्ट दैट पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ इड, ईगो। ठीक है, फ्रॉइड ने बताया था कि इड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। ठीक है, अगर इड की बात करते हैं, इड इज द अनऑर्गेनाइज्ड अनबोर्न पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, के ये एक अनऑर्गेनाइज्ड या फिर अनबोर्न पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होता है। ठीक है, एंड विच द पर्पज ऑफ इमीडिएटली रिड्यूस द टेंशंस एंड रिलेटिंग्स फॉर द हंगर एंड सेक्स एग्रेशंस एंड अदर प्रिमेंटिव इम्प्लेशंस, के अगर आपको भूख लगी है तो वो एक हंगर या फिर आपको सेक्स या फिर एग्रेसिव आपका बिहेवियर है, ये क्या होती है, ये इड होती है। ये कुछ टाइम तक होती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, और ये आपके बर्थ के टाइम पे नहीं होती है, ये इड होती है जो बाद में आपको एक सिचुएशन के हिसाब से आपकी डिज़ायर्स बढ़ती है, उसको इमीडिएटली आप क्या करते हो, उस टेंशन को रिड्यूस करते हो, चाहे हंगर हो, ठीक है, एंगर हो, सेक्स हो या फिर एग्रेशन हो, तो उनको आप इमीडिएटली कम करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इड कहते हैं। जो आपको डिज़ायर हुई, आपको उसी टाइम उसको रिजोल्व किया। उसके अलावा ईगो और क्या है कि रिस्टेंस द इंस्टेक्चुअल्स एनर्जी इन order to the maintain their safety of the individuals and to help the persons to the numbers of society। ये क्या है कि ये अपने को क्या करता है कि इंस्ट्रक्ट करता है, ऑर्डर करता है, मेंटेन करता है सेफ्टी इंडिविजुअल एंड हेल्प करता है पर्सन टू द नंबर्स मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी की मेंबर होने की वजह से ये क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाता है, और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छी सोसाइटी बनने में, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फिल करता है। सुपर ईगो में हम ये करता है कि वो जो भी चीज़ें राइट और रॉन्ग के बारे में बीच में डिफरेंस कर सके, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सुपर ईगो कहते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो कोई भी अपना जो भी वो अगर किसी चीज़ को लेके अगर वो बात करता है तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उस चीज़ के बारे में वो उस तरीके से सोचता है कि राइट को राइट कहना और रॉन्ग को रॉन्ग कहना जस्टिस होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्रॉइड एंड पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। फ्रॉइड के हिसाब से पर्सनालिटी स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि इड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। इड की मीनिंग ये है कि है ना, एक अर्जेंट में इमीडिएटली कोई अपना डिज़ायर्स हो वो पूरा करना, उसको हम इड्स कहते हैं। ठीक है, ईगो के है ना, अपने जो भी सोसाइटी के हिसाब से जो अपने रोल्स होते हैं उनको पूरा करना। ठीक है, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उस ह्यूमन रोल क्या होता है सोसाइटी के लिए, उसको पूरा करना। और सुपर ईगो में यही होता है कि आप सबके राइट और क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसमें डिफरेंस कर सकें, ठीक है, उसके बारे में बोल सकें। और उसके अलावा बात करते हैं फ्रॉइड सुपर ईगो, इड एंड ईगो किससे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, इंडिविजुअल फीलिंग थॉट्स, ये एक इंडिविजुअल की फीलिंग और थॉट्स होती है जिसके हिसाब से वो अपना बिहेव करता है। बिहेवियर आर रिजल्टिंग फॉर द इंटरेक्शन ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, यह क्या है कि आपका बिहेवियर होता है जिनके थ्रू आप डिफाइन करते हो इड, ईगो और सुपर ईगो को। और उसके अलावा हम बात करते हैं जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, उसमें हम अगर बात कर रहे हैं तो
the ego and superego are continuously conflict with one another, कि ये हमेशा एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट है। अगर इड किसी को है तो उसको सुपर ईगो नहीं हो सकता, ईगो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ईगो वाला बंदा है तो उसको एक इड नहीं होता है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट फॉर जनरेटिंग एंजाइटी, और ये चीज़ें जनरेट करती है एंजाइटी को। और उसके अलावा इफ़ द ईगो डज नॉट इफेक्टिवली handle their resulting the anxiety, and people could be so overwhelmed and with anxiety and could not be able to carry on their task and everyday livings, कि वो क्या है कि ईगो इतना बढ़ जाता है कि वो एंजाइटी बढ़ा देता है। अगर वो नहीं सही से मैनेज हो रहा है ईगो, तो आपका क्या होगा, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होंगी वो भी नहीं हो सकती सही से, ठीक है। वो भी आप एबल नहीं होंगे कि सही से कर सकें, ठीक है। ये क्या है कि ईगो ट्राइड्स दे कंट्रोल एंजाइटी, रिड्यूस एंजाइटी थॉट्स एंड ईगो आर डिफेंस मैकेनिज्म। आपका जो ईगो है वो क्या है कि ईगो नॉर्मल होना अच्छा है, क्योंकि ये क्या करता है, आपको डिफेंस करता है लोगों से। आपका ईगो होता है तो आप किसी भी चीज़ के लिए ना कह सकते हैं, क्योंकि आपको के बारे में, अपने जो भी राइट्स हैं उनके बारे में पता होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें यहाँ पे बताया गया है डिफेंस मैकेनिज्म, जो आपका ईगो है, ठीक है, वो आपको डिफेंस करता है, ठीक है, आपको बचाता है। ऐसा अगर इड की बात करते हैं, इड आपको हमेशा क्या है कि एंजाइटी में ले जाता है, और सुपर ईगो आपको इफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ईगो जो होता है वो डिफेंस होता है। व्हेन द इनर वार्स दे गेट्स आउट ऑफ द हैंड ऑफ द रिजल्टिंग इज एंजाइटी, कि अगर जो चीज़ आपके हाथों में ना हो वो आपको एंजाइटी देती है। ईगो प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ अवर डिफेंस मैकेनिज्म, जो ईगो है वो आपको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि आप खुद को किस तरीके से डिफेंस करते हो। डिफेंस मैकेनिज्म रिड्यूस रिडायरेक्ट एंजाइटी बाय द डिस्ट्रॉइंग रियलिटी, वो क्या है कि आपकी जो रीडायरेक्ट या फिर रिड्यूस करता है एंजाइटी को, डिस्ट्रॉय करता है जो भी रियलिटी है उसको, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंस होते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो में, ठीक है। ठीक है, ईगो आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यही है कि ईगो आपको किस तरीके से डिफेंड करता है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म साइकोलॉजिकली टेंडेंसी दैट ईगो यूज टू हेल्प प्रिवेंट द पीपल कमिंग ओवरवर्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट से, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। उसके अलावा जो आपकी रिजल्टिंग एंजाइटी, जो आपकी जो एंजाइटी होती है उसको भी कम करता है, जो सुपर ईगो या फिर इड की वजह से आपको मिली हुई है, तो उसको भी क्या करता है, कम करता है। मेनली हमें देखते हैं कि हमारा जो आपकी जो ईगो होती है ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है आपके राइट्स, आप का रोल क्या है सोसाइटी में, ठीक है। आप अपने काम से काम रखते हो तो वो आपको डिफेंस करती है। उसके बाद बात करते हैं फेरोइड डिफेंस मैकेनिज्म में, हम रिप्रेशन की बात करते हैं। रिप्रेशन में यही होता है कि रिप्रेशन पुश करता है अनएक्सेप्टेबल जो भी चीज़ें होती हैं, अनएक्सेप्टेबल एंड एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट, जो आप एक्सेप्ट ना करो जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी बढ़े, ठीक है। प्रोड्यूस करने वाली थॉट्स अनकॉन्शियसली दे आर initiations and forgetting not constantly done, कॉन्स्टेंटली आप उन चीज़ों को नहीं लेते हैं, अनकॉन्शियसली वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती है जो आपकी एंजाइटी को जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है ये, तो उसको बढ़ाती है, आपकी एंजाइटी को इंक्रीज करती है। दे आर done the impression material not a memories unacceptable impulse, ये क्या है कि प्रेशंस जो है ना वो
अनएक्सेप्टेबल आपकी इम्पल्स होती है जिनको आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, आप उसके थ्रू आपको एंजाइटी होती है, एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल रेप्स एंड विटामिन्स कैन नॉट रिकॉल्स डेली ऑफ द अटैक्स, के जो विक्टिम के नॉट, जो रैपिन विक्टिम्स होती है के नॉट रिकॉल दे आर डेली ऑफ अटैक्स, के हम वो रोज अटैक के लिए नहीं यूज करते हैं। और उसके अलावा रिग्रेशंस में आ जाता है एक्टिंग वे और कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर लाइफ स्टेजेस, अर्ली स्टेज ऑफ पर्सनालिटी। जो रिग्रेशंस होता है, रिग्रेशन उसमें क्या होता है कि आप एक वे लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किन किन वे से, किन किन तरीकों से चेंज हो रही होती है। आप इसी लाइफ के स्टेजेस देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं। अ यंग एडल्ट एंजाइटी ऑन द ट्रिप देयर पेरेंट होम्स एंड कंसेंट रीडिंग्स बुक एंड ये सारी चीज़ें आ जाती है रिग्रेशन में, जो आपको स्लो स्लो आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपका होम हो, आप कोई अच्छे से बुक रीड कर रहे हो, वो क्या है कि रिग्रेशंस करके आपको एक वे देता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि प्रे प्रे रिप्रेशन में यही होता है कि आपको कुछ ऐसी, जो रिप्रेशन में क्या है कि आप पुश होते हो कि ऐसी अनएक्सेप्टेबल थिंक आपको प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइटी होती है। आपका अनकॉन्शियस माइंड स्लोली वो उन चीज़ों पे वर्क कर रहा होता है, आप कॉन्शियसली आपको पता नहीं होता है, अनकॉन्शियसली आपके माइंड में चेंजेस होती रहती है, जो आपको आपकी जो पर्सनालिटी को इनहेंस करती रहती है। जो ऐसी थॉट्स जो आपको पुश करती है ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइटी हो, तो वो सारी आ जाती है रिप्रेशंस में। और एग्रेशन में यही आता है कि आपको एक वे देता है कि जिसमें आप स्लो स्लो अपनी लाइफ को ईजियर बनाते हो, उसके स्टेजेस को ईजियर बनाते हो। और वो क्या है कि आप डेली जो एक्टिविटीज़ करके, लाइक होम, आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ, पेरेंट्स के साथ जो भी आपकी ट्रिप्स वगैरह होती है उनसे सीखते हो, और कुछ ऐसे बुक्स होती हैं जिनमें आप अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करते हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है पर्सनालिटी में या रिग्रेशन एंड प्रेजेंस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिलेशंस इंफॉर्मेशंस, जिसमें आ जाता है रिप्लेसिंग एंजाइटी प्रोड्यूसिंग। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं एंजाइटी को एंड इन्फॉर्म द फीलिंग, inform feeling with the accept opposite and typically going on the overboarded depressive, जो आपकी प्रिस्टेंड, जो रिप्रेस्टेंड कंडीशन होती है उनको आप स्लोली कम करते हो, ठीक है। एंड थॉट्स एंड अपियरिंग्स एंड मिरर अपोजिट, और आपकी जो है ना, जो थॉट्स चल रही जो होती है ना आपके, उसके अपोजिट आप वर्क करते हो, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है अनकॉन्शियस माइंड में वो पर्सनालिटी ना रह जाए जो आपकी एंजाइटी को बढ़ाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन में यही आ जाता है कि जो आप रिप्लेस कर रहे होते हो एंजाइटी प्रोड्यूसिंग, जो रिप्रेशन में आपकी एंजाइटी क्या है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसको आप रिप्लेस कर रहे होते हो। और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कुछ ऐसी चेंजेस करते हो अपनी बिहेवियर में, आपके लाइफ स्टाइल में, जिनकी वजह से आप क्या है कि उस चीज़ से प्रिवेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल द मैन हुज एंजोर्स अबाउट देयर इंटरेस्ट गे मैन दे आर बीइंग डेटिंग्स वुमेन्स सर्वल टाइम और वीक, कुछ टाइम्स के साथ आप उन चीज़ों पे एडजस्ट हो जाते हो। उसके अलावा रेशनलाइजेशंस आर क्रिएट फॉल्स
जिसमें आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो फॉल्स बिलीव्स एंड एक्सेसिव्स जस्टिफाई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, रियल मोटिवेट बिहेवियर्स नॉट एक्सेप्टेबल बाय ईगो। आप एक रियल बिहेवियर करते हो, ठीक है, जो आपके ईगो से एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, और वो जस्टिफिकेशंस या फिर फॉल्स अबाउट योर बिलीवेबल accessibles justifications inappropriate behaviors, real motivate for the behavior not acceptable to ego, वो accept नहीं होता है ego के हिसाब से। Student cheers of the exams, explaining that cheatings they are genuine on the unfair examinations, ठीक है, unfair होते हैं उन एग्जामिनेशन के लिए। तो ये क्या है कि कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, जो रिप्रेशंस, रिग्रेशंस, और उसके अलावा यहाँ पे हमने डिस्कस किया रिएक्टेशंस, इन्फॉर्म्स या फिर रेशनलाइजेशन। इनमें हमने डिफरेंट पढ़ा है कि किस तरीके से ये वर्क करती है। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। डिनाइल में क्या है कि हम क्लेम करते हैं बिलीव इन समथिंग विच इज एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स। हम क्या है, सही है क्या गलत है, उसके बारे में क्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलायन में आ जाता है। अ पर्सन्स डिसबिलीव्ड दैट शी इज एज आर असेट इन द इट आई एम नॉट गेटिंग्स ओल्डर। तो ये क्या है कि ये उसका क्लेम कर रही है कि ये ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। किसी चीज का क्लेम करना, चाहे वो सच हो, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, एक्चुअली उसके बारे में क्लेम करना। और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाता है, रीडायरेक्टिंग इमोशंस फीलिंग लाइक एंगर एंड सब्स्टिट्यूट triggers involves directly unacceptable impulse, the less are treating object persons। जो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में यही आ जाता है, इन रीडायरेक्टिंग, जो आपके जो इमोशंस है उनसे बिल्कुल रीडायरेक्ट हो, ठीक है, आपकी फीलिंग्स से लाइक एंगर, एंड जो ट्रिगर कर रहे होते हैं वो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स होते हैं जिनकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगर होता है। जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स दे आर इन टू लेस ट्रीटमेंट ऑब्जेक्ट पर्सन, और उसको हम ट्रीट भी नहीं कर सकते, जिसमें आ जाता है हस्बैंड एंगर एट द वे ऑफ बॉस ट्रीट हिम्स दे आर सीरियस। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से एक बंदा होता है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको अगर वो किसी काम से लेट हुआ है या फिर उसने पूरा अपनी जो ऑफिस का काम है वो नहीं किया है, तो उसका बॉस उस पे एंगर करता है, ठीक है, गुस्सा करता है। तो जो एम्प्लॉय होता है वो घर जाके अपनी वाइफ पे एंगर करता है, ठीक है, उसकी वजह से वाइफ अपने बच्चों पे करती है। इस तरीके से क्या है कि वो एंगर जो है ना, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, रीडायरेक्ट, मतलब अनएक्सेप्टेबल। जो चीज़ की एक्चुअल में एंगर नहीं होता है उस चीज़ का भी एंगर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बीवी से अगर वो वाइफ के साथ एंगर कराए तो उसकी कोई इतनी हम कह सकते हैं ना कि कोई गलती नहीं होती है, बस एंगर होता है, क्योंकि वो उसका अपना जो एंगर है उसको रिड्यूस करने के लिए वो अपना एंगर किसी और पे निकालता है। इस तरीके से वो वाइफ बच्चों में निकालती है। इस तरीके से जो ओवरऑल उसके घर की जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाती है। तो यही इसका बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, कि जो एक चीज़ आपको जो मिली है वो आप दूसरों को देते जाओ। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।